ठीक है भंवर दे, ठीक हो? वाह, आशीर्वाद दे दियो। मंच पर विराजमान आज इस नोबल्स एकेडमी के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आदरणीय श्रद्धेय महंत प्रतापपुरी जी, मंच पर उपस्थित महंत रावलपुरी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार के मुखिया श्रद्धेय चंद्रप्रकाश सारडा जी, आदरणीय प्रधान साहब, आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय जिला प्रमुख साहब, आदरणीय शैतान सिंह साहब, देवतुल्य सभा में मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी जिम्मेदार पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सरकार के अधिकारीगण, सभी पितातुल्य बुजुर्ग, अभिभावक, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं नोबल्स एकेडमी के परिवार के सभी सदस्यों को, आदरणीय अध्यक्ष मदन सिंह जी राजमथाई और पूरी टीम को हृदयपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना खूबसूरत और इतना उच्च श्रेणी का, उच्च कोटि का कार्यक्रम आज यहां आयोजित किया। न केवल आयोजित किया, अपितु हमें आमंत्रित किया, आप सबके साथ में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में साक्षी होने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया। मैं पूरे कार्यक्रम में तो उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, लेकिन कार्यक्रम की पहली जो झलकी थी, भ्रूण हत्या और बालिकाओं को के जीवन से जुड़े हुए जिस विषय को जिस भावपूर्ण तरीके से संप्रेषित किया गया था, मैं हृदयपूर्वक उन सभी बालिकाओं को जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, मैं उनको भी बहुत सारी बधाई देते हुए उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प कि हम बेटियों को बचाएं और बेटियों को पढ़ाएं, ये जो समाज में कुरीति थी, बेटियों को हीन मानने की भावना थी, बेटियों को बोझ मानने की भावना थी, उसके चलते हुए देश में निरंतर लैंगिक अनुपात, जेंडर रेशियो जो है वो गड़बड़ा रहा था। देश के बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जिनमें हमारा जैसलमेर का क्षेत्र भी था, शेखावाटी का कुछ हिस्सा भी था, देश में हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहां निरंतर ये अनुपात गिरते चले जाने के कारण से लड़कों को विवाह योग्य बेटियां मिलना भी मुश्किल हो गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए विभिन्न योजनाओं का सूत्रपात किया, विभिन्न योजनाओं को लागू किया, और दूसरी तरफ बेटियां घर का सम्मान है यह जब सुस्थापित किया, आज उसका परिणाम यह हुआ है कि वो जो जेंडर इनइक्विवेलेंस था, जो भेदभाव था, जो रेशो में फर्क था, वो आज कम होता हुआ देश में प्रगति कर रहा दिखाई दे रहा है। निश्चित ही मैं तो दो बेटियों का पिता होने के नाते मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं और अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे घर में दो बेटियों ने पहले जन्म लिया। आज इस समय में जीवन की कोई विधा ऐसी नहीं है, जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारत का नाम, भारत की बेटियों ने रोशन नहीं किया हो। खेल के जगत से लेकर के ज्ञान और विज्ञान के जगत में, शिक्षा के जगत से लेकर के व्यापार और व्यवसाय के जगत में देश की बेटियों ने कई स्थानों पर देश के बेटों को पीछे छोड़ करके मां बाप का और देश का नाम रोशन करते हुए देश और परिवार का सम्मान स्थापित करने का काम किया है। मैं सभी बेटियों ने जो आज इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, उनके साथ साथ में इस विद्यालय परिवार के सभी अध्यापकों और अभिभावकों का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बालिकाओं के जीवन से जुड़े हुए इस भावपूर्ण विषय के लिए इतनी सुंदर प्रस्तुति यहां आयोजित की है। निश्चित ही इस नृत्य नाटिका के माध्यम से जो संदेश जाएगा, वो संदेश समाज में जहां जिनके मन में अभी भी इस तरह की ग्रंथि है, उस ग्रंथि को दूर करने में कामयाब होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न योजनाएं बना करके एक तरफ जहां काम किया गया है, वहीं दूसरी तरफ
देश को आर्थिक दृष्टि से, देश को राजनयिक दृष्टि से, देश को सामरिक और सैनिक दृष्टि से, देश को आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ करने का काम हुआ है और उसका परिणाम हम सबको दिखाई देता है। आज पूरा देश ही नहीं, दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारत बदल रहा है, भारत विकसित हो रहा है, भारत बहुत तेज गति के साथ में आगे बढ़ रहा है। मैं ऐसे समय में कि जब दोबारा हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, मैं आप सबको इतना निवेदन करना चाहता हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं विशुद्ध राजनीति की बात किए बिना केवल देश के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूं कि देश जिस तरह से बदल रहा है और जिस रास्ते पर चल पड़ा है, आजादी जो हमको बहुत सारे बलिदानों के बाद में मिली थी, लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद में मिली थी, हजारों हजार लोगों ने फांसी के फंदे पे झूल जाना स्वीकार किया, तब जाकर के आजादी मिली थी। हजारों लोगों ने सीने पर गोली खाई, तब जाकर के आजादी मिली थी। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कालकोठरियों में यातनाएं सही होंगी, कोल्हू में बैल की जगह जोते गए होंगे, लाठियों के प्रहार सही होंगे, कोड़ों की मार सही होगी, उनके प्लास से खींच करके नाखून और दांत निकाल दिए होंगे, तब जाकर के देश आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद में 70 साल में देश को जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए था, देश उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन सौभाग्य से 2014 के बाद में देश ने जिस रास्ते पर गति के साथ में काम करते हुए रफ्तार पकड़ी है, आज देश का भी भरोसा जागृत हुआ है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम विकसित हो सकते हैं। हमारी पीढ़ी के पास में, जो ये बच्चों की पीढ़ी यहां बैठी है, उसके पास में यह सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वो देश के बदलाव के दौर में जन्म लेकर के आज इस दुनिया में आए हैं। और मैं विद्यालय परिवार के सब सदस्यों को भी कहना चाहता हूं कि हम इन बच्चों को इस दृष्टिकोण से पढ़ा करके तैयार करें कि आने वाले 10 साल में जब ये स्कूल से बाहर निकलेंगे, कॉलेज गए, अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे 12, 13, 14 साल में, तब तक देश विकसित होने की कगार पर जाकर के खड़ा होगा। उस समय देश में किस तरह के मैं जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, किस तरह के कौशल की आवश्यकता होगी, किस तरह के ज्ञान की आवश्यकता होगी, हम अभी से उस तरह का ज्ञान और कौशल इनको देते हुए एक विकसित भारत का आदर्श नागरिक बन सके, इस दृष्टिकोण से हमें इनको तैयार करने की आवश्यकता है। देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश के लोग भी उसी गति से उस दिशा में आगे बढ़े ताकि कहीं उसमें जो है बीच में मतभेद या अवरोध न पैदा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लोगों के जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति का विषय, बिजली, पानी, मकान, चिकित्सा, इन सब को लेकर के जो चुनौतियां पिछले 70 साल से चल रही थे, उनके समाधान के लिए अनेक योजनाएं ली गई। मैं आज योजनाओं की चर्चा इस मंच पर नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने ली, चाहे बिजली घर पर पहुंचाने की हो, चाहे गरीबों का घर पहुंचा बनाने की हो, चाहे शौचालय बनाने की हो, ये योजनाएं पहले भी देश में हुआ करती थी। अनेक सरकारों ने आजादी के बाद में इन सब योजनाओं पर काम किया था, लेकिन जो मूलभूत फर्क है, इंदिरा आवास योजना से आवास पहले भी बंचे थे। बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, अर्जुन जी जैसे, उनको पता, अर्जुन से बुजुर्ग हो नहीं हो, बुजुर्ग आ गया आवाज, कोई नाराज हो जाए मन बुजुर्ग कह दिया। तो जो लोग पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से इस बात की जानकारी होगी कि जो इंदिरा आवास योजना चलते थे, लेकिन इंदिरा आवास योजना में कुल मिलाकर के घर कितने बनते? इंदिरा आवास योजना को गाजों बाजों से पूरे देश भर में प्रचारित किया गया था। हजारों करोड़ रुपए के जो है केवल मात्र उसके एडवर्टीजमेंट पर खर्चा हुआ था। और जब अभाव में सरकार काम करती है, वो टुकड़ों में काम करती है, एक टारगेट तय करके कि इस बार हम 10,000 मकान बनाएंगे, तो कभी भी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके ऐसा नहीं हो सकता है। राजस्थान में शायद 2-5 हजार मकान कुल मिलाकर के बनने होंगे। राजस्थान में 10,000 पंचायतें हैं, तो पहले तो उसमें मंत्री यह तय करता होगा कि कौन से मंत्री जो है विधानसभा को ज्यादा मिलने चाहिए। फिर उसके बाद में जब विधानसभा को में एलोकेशन होता है, तो वो विधायक को अगर 150 मकान कुल मिले होंगे साल में बनाने के लिए, तो वो एक एक पंचायत में, जिस पंचायत में उसको वोट दिए होंगे उसको ज्यादा मकान देगा। जिस सरपंच को 2 या 3, 1 या 2 मकान मिलेंगे, उसके मन में यह भाव होगा कि अगर 1 मकान या 2 मकान बनाने हैं तो मैं किसी दूसरे का क्यों बनाऊं, पहले खुद का ही बना लूं ताकि घर में लड़ाई नहीं हो, कहीं भी कोई झंझट नहीं पड़े। इसलिए सरपंच भी खुद का ही मकान बना करके काम की हितैषी कर लेता है। देश में इसी तरह से सब योजनाएं से, मैंने सिर्फ एक उदाहरण मात्र आपके सामने रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया गवर्नेंस फॉर्मूला इस देश में दिया। जब शौचालय बना रहे थे तो यह तय किया कि देश के हर गरीब का घर में शौचालय बनना चाहिए, कोई भी शौचालय विहीन घर न हो। हमने 10 करोड़ शौचालय बनाए। उसके बाद में जब इस विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास में आई, मुझे जानकारी हुई धरातल में बहुत सारी न्यूनताएं थी। हमने 1.5 करोड़ और शौचालय बना करके कि देश में एक भी व्यक्ति न रहे, मांगने पर शौचालय मिले, इस तरह की परिस्थिति हमने खड़ी की।
बिजली लगाने की बात हो, गैस का चूल्हा लगाने देने की बात हो, पानी का कनेक्शन देने की बात हो, किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना 100% लोगों तक लाभ पहुंचे, ताकि एक भी गरीब वंचित न रहे। इस लक्ष्य के साथ में देश की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है। आज उसका परिणाम दिखाई देता है। पिछले 10 साल तक जो प्रयास किए उसके चलते हुए अभी हाल ही में दुनिया का एक बहुत पुराना विश्वविद्यालय जो लगभग 700 साल पुराना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत में एक रिसर्च की और उस रिसर्च के साथ साथ में उन्होंने नीति आयोग का सहयोग लिया और उस रिसर्च के बाद में उन्होंने डेटा अभी हाल में पब्लिश किया है कि 10 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया और उस सरकार ने जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई, उन योजनाओं के चलते हुए देश में 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर आ गए। लोगों को जो है सामान्य व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकाल करके उनके सशक्तिकरण करने का काम मोदी जी ने किया है। एक तरफ महिलाओं के जीवन में सम्मान स्थापित हो, उनको रोजगार के नए अवसर मिले, उनको शिक्षा के नए अवसर मिले और उसके साथ साथ में वे उनके लिए नए द्वार खोले जाएं। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके यहाँ आई होगी, आपने देखा होगा उसमें एक ड्रोन रखा हुआ था। माननीय मोदी जी ने तय किया कि हम जब देश में नैनो फर्टिलाइजर और नैनो यूरिया, नैनो डीएपी दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और पेस्टिसाइड्स को भी नैनो फॉर्मेट में लेकर के आ रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि हम 75,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देश में आइडेंटिफाई करके उनको सबको ड्रोन देंगे और उस ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन को चला करके ड्रोन के माध्यम से खाद और दवाई छिड़की जा सके। पहले चरण में उसके लिए महिलाओं को ट्रेन करेंगे और देश भर में 5 लाख महिलाओं को ट्रेन करके समूह बना करके उनको सरकार ड्रोन देगी। आने वाले समय में पहले यहाँ पे बढ़िया लेवल में जाता नहीं कि हमारे जो हमके पेस्ट की जो दवाई छिड़कनी है, थोड़ा दिन में टाइम आ जाए जहाँ बच्चियों ने लेवल में आए कि साहब हमारे बेटा चाल थोड़ी दवाई छिड़क दो, पायलट बन जाए और पायलट बन करके वो खेत में जो है आपके लिए काम कर रही हो। इस तरह के अनेक काम लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो राजीविका मिशन है कि जिसके माध्यम से हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह बना करके उनके सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, उनको जिस तरह से पैसा देना प्रारंभ किया है, उनका हैंड होल्डिंग जिस तरह से सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हम 3 करोड़, पहले 2 करोड़ लक्ष्य लिया था, अभी 3 करोड़ किया है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। और लखपति दीदी जब वो कहते हैं, उसका अभिप्रेत होता है कि जो महिला साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमाती हो, इस तरह की परिस्थिति हम खड़ी करेंगे। घर में रहते हुए आज देश में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की जो है इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका और उनकी कमाई जो है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा होने लगी है। आने वाले समय में इनको 3 करोड़ तक लेकर के जाएंगे, इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। और निश्चित ही उसके चलते हुए देश में, परिवार में, समाज में महिलाओं का सम्मान जो है वो और अधिक सुदृढ़ होगा, स्थापित होगा। और निश्चित रूप से जिस रास्ते पर हम चल पड़े, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ते वैसे पढ़ सकता हूं कि देश विकसित हो जाएगा, बदल जाएगा। अब इसमें कहीं कोई किसी तरह की कोई भी जो है वो अपरिमितता नहीं बची है। मैं आप सबको बधाई देते हुए, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, मुझे बहुत सारे कागज दिए गए। पीने के पानी का उल्लेख आदरणीय महेंद्र प्रतापपुरी जी ने किया है। मैंने तो सबसे ज्यादा पैसा राजस्थान को दिया था, 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान को सैंक्शन किए थे और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं राजस्थान की सैंक्शन कर दी थी। लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरह की सरकार थी, उस सरकार की प्राथमिकता सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना होने के बजाय उस जो है उसमें भ्रष्टाचार करने की प्राथमिकता थी, उसमें भाई भतीजावाद करने की उनकी परंपरागत आदत थी। उसके चलते हुए राजस्थान में काम नहीं हो पाया। लेकिन मैं आज आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि राजस्थान की सरकार के साथ में जो आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है, मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ करके इस पूरे क्षेत्र के योजनाओं के बारे में, राजस्थान की योजनाओं के बारे में चर्चा की है। अधिकारियों को निर्देश दिलाया कि जो कोई भी ढाणियां किसी भी कारण से, किसी की लापरवाही के चलते हुए, कोई राजनीतिक भेदभाव या विद्वेष के चलते हुए या किसी अन्य तकनीकी कारणों से छोड़ दिए, उन सबको, गांवों को, ढाणियों को चिन्हित करके वापस एक नई जो है डीपीआर बना करके सारे कनेक्शंस को रिस्टोर करके नए कनेक्शंस देने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। और इसके आगे बढ़ करके भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभी इस गर्मी में पानी का संकट या चुनौती न खड़ा हो, उसको लेकर के भी सुचारू व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित करें। मैंने निर्देश दिया है कि आदरणीय प्रतापपुरी जी के साथ में बैठ करके अधिकारी पूरी व्यवस्था का आकलन करके
और कहां किस समय कैसे पानी पहुंचाने की आवश्यकता है। आदरणीय जिला प्रमुख साहब भी बैठे हैं, आदरणीय प्रधान साहब भी बैठे हैं। आप सब लोगों की उपस्थिति में बैठ करके इसको सुनिश्चित करने का काम होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। आदरणीय मदन सिंह जी ने सुबह मेरे संज्ञान में एक विषय लाया था कि यहाँ पहले जो मंडी काम कर रही थी, अनाज मंडी, उसको भी कोई राजनीतिक विद्वेष से बांधेवा ले गए थे। मुझे ढूंढना पड़ेगा ये बांधेवा में स्पेशल क्या है। ये जो जीएसएस बनना था वो जो है भिकोड़ाई से बांधे हुए चला गया, मंडी भी यहाँ से बांधे हुए चली गई। मुझे लगता है वो बांधे हुए धरती में कोई चुंबक लगा हुआ था कि वहां सारी योजनाएं जा रही थी। तो अब पीएचसी भी बांधे हुए चली गई। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैंने सुबह अधिकारियों से बात की है और मैंने फोन भी किया है। आदरणीय प्रतापपुरी जी को मैंने निवेदन किया है कि आप एक चिट्ठी लिख करके किरोड़ी लाल जी मीणा साहब मंत्री जो है राजस्थान के कृषि मंत्री, उनको देंगे और मैं उसको फॉलो अप करके हमारी ये जो मंडी राजमथाई से गई है वापस राजमथाई में लौटे, इसको मैं जो है इसके लिए मैं आदरणीय प्रतापपुरी जी का सब तरह से सहयोग करूंगा। अभी कुछ कब्जे के कागज और मुझे दिए गए, मैंने एसडीएम साहब को निर्देश दिया है। हालांकि उन्होंने अभी कल ही जो आकर के यहाँ ज्वाइन किया है, लेकिन मैंने उनको निर्देश देकर के उनके संज्ञान में लाया है कि आने वाले 7 दिन में ये जो संकट कोई कब्जा और जो कुछ भी हुए हैं, लोगों के रास्ते रोके गए, इन पर प्रभावी कार्रवाई होना चाहिए ताकि समाज में सरकार बदल गई है, अब माफियाओं का राज नहीं चलने वाला, इसका संदेश जो है वो स्पष्ट रूप से जाना चाहिए। जिन लोगों ने भी इस तरह से जमीनों पर कब्जा जैसलमेर पोखरण में किया है, पिछले सरकार के संरक्षण में किया है, उन सब लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो तुरंत अपने को यथास्थिति वापस लेकर के आ जाएं, अन्यथा सरकार प्रभावी कार्रवाई करके ऐसे सब लोगों को के जो है के खिलाफ शिकंजा कसने का काम करेगी। मैं एक बार फिर नोबल एकेडमी के सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को, सभी मैनेजमेंट के सदस्यों को और आदरणीय अध्यक्ष महोदय मदन सिंह जी राजमथाई को, इन सबको हृदय पूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने भव्य और सुंदर कार्यक्रम का न केवल आयोजन किया, अपितु हम सबको, जिला प्रमुख साहब से लेकर के प्रधान साहब से लेकर के हम सबको, सरपंच साहब से लेकर के सब जनप्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित किया। बहुत सारी बधाई। आने वाले समय में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, कुछ परीक्षाएं प्रारंभ हो गई होंगी। मैं विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आने वाली परीक्षाओं के में बहुत सफल हो, जिले में और राज्य में न केवल नोबल्स एकेडमी का अपितु अपने जिले का और परिवार का नाम रोशन करें। इन शुभकामनाओं के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जनशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। आपने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही साथ देश भक्ति का पाठ भी पढ़ाया आपने। अब आप पधारे इस यादा को चिरस्थायी बनाने हेतु मैं संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब मदन सिंह जी द्वारा और संस्थान के सचिव दूर सिंह राजमथाई द्वारा आदरणीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर इन यादों को चिरस्थायी बनाना चाहते हैं। एक बात विशेष सूचना है कि अतिथिगण भोजन करने पधारेंगे, उसके बाद भी कार्यक्रम काफी लंबा है। देशभक्ति का एक सैनिक पर एक बहुत शानदार नाट्य है।